हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी अंतराल का चैप्टर 2 विस्कोहर की माटी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पाठ है विस्कोहर की माटी, इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। और यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है ये उनकी आत्मकथा नंगातलाई का गाँव उसमें से लिया गया है, एक अंश उसमें से लेकर, और उसको फिर क्या नाम दिया गया है, विस्कोहर की माटी। तो यहाँ पर लेखक जो हैं वो बताते हैं कि पूरब टोल के तालाब में कमल खिलते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने गांव के बारे में बताया है, विस्कोहर उनके गांव का नाम है। और यहाँ पर उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा बताया है। एक तो अपने गांव के बारे में, ठीक है, एक फूल है जिसे कुमुद या कोइया कहा जाता है, उसके बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा बताया है, और एक अपनी और उनकी माँ की जो जुड़ी हुई यादें हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा बताया है। अब क्या होता है, लेखक जो हैं वो बताते हैं कि पूरब टोल के तालाब में कमल फूल खिलते हैं। इसी की कमल पत्र, कमल का पत्ता हिंदुओं की जो भोज हैं उसमें भोजन परोसा जाता है। कमल पत्र को पुरैन और कोमल की नाल को भसीन कहते हैं। कमल ककड़ी को सामान्यतः नहीं खाया जाता, पर कमल गटा, कमल का जो बीज है उसको अवश्य खाया जाता है। कमल से ज़्यादा बहार जो है कोइया की थी। इस जल पुष्प को कुमुद भी कहते हैं। इसे कोका बेली भी कहते हैं। ठीक है, इसे कोका बेली भी कहते हैं। और रेलवे लाइनों के दोनों ओर के जो गड्ढे होते हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है वहाँ पर इसे सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। इसकी जो गंध है उसको जो पसंद करता है वही इसके महत्व को जानता है। इन्हीं दिनों तालाब में सिंघाड़ा आता है। सिंघाड़े के भी जो फूल होते हैं वो उजले और उनमें गंध भी होती है। विश्वनाथ को सिंघाड़े के फूलों से भरे तालाब से गंध के एक साथ एक हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती है। शरद ऋतु में आप देखेंगे कि ये जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। शरद ऋतु में हर सिंगार फूलता है। ठीक है, यहाँ पर वो बताते हैं कि शरद ऋतु में हर सिंगार फूलता है। पितृपक्ष में मालिंदाई के घर के दरवाजे पर हर सिंगार की राशि रखी जाती थी। गांव की बोली में इसे कुरई जात रही कहा जाता है। गांव में जो ज्ञात अज्ञात वनस्पति हैं, जल के विविध रूप और जो मिट्टी के अनेक वर्ण हैं, आकार हैं, उनका एक सजीव वातावरण था। तब आकाश भी अपने गांव का एक टोला लगता था। चंदा मामा थे, उसमें एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। ये सब लेखक जो हैं अपने जो उनकी बातें हैं पुरानी वो सब यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद लेखक कहते हैं कि माँ के आंचल में छिपकर बच्चा केवल दूध ही नहीं पीता है बल्कि सब सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है, पर माँ से चिपटा रहता है। बच्चा माँ के पेट पर स्पर्श गंध भोगता रहता है। बच्चे जब दांत निकलते हैं तो हर चीज़ को काटते हैं। लेखक ने भी बचपन में माँ को काट लिया था। उसके बाद लेखक जो है वो कहते हैं कि लेखक ने भी बचपन में अपनी माँ को काट लिया था, तब माँ ने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा था। ठीक है, माँ बच्चे की ही माँ ही नहीं उसे मित्र का सुख भी देती है। माँ के अंक से लिपटकर माँ का दूध पीना मानव जीवन की सार्थकता है। पशु माताएं भी अपने बच्चों को ये सुख देती हैं। लेखक कहते हैं कि लेखक ने ये बात बहुत बाद में देखी समझी। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में बत्तखें जब अंडा देने को होती हैं तब वो पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाती हैं। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। एक बत्तख कई अंडों को से रही थी। वह पंख फुलाए उन्हें दुनिया से छिपाए रखती थी। बत्तख की चोंच सख्त होती। बत्तख जो है अंडों को बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से और कोमलता से डैनों के अंदर छिपा लेती थी। कभी कभी वो अंडों को बड़ी सतर्कता से उलटती पलटती भी थी। लेखक की माँ और बत्तख की माँ की ममता यहाँ पर प्रकृति की देन है। उन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कई बार क्या है, लेखक की माँ और बत्तख की माँ, तो लेखक ने ऐसा इन दोनों को क्यों कंपेयर किया है या इन दोनों को एक जैसा क्यों बताया है, या इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, विश्वनाथ जो है लेखक जो हैं वो लेखक के साथ तब अत्याचार हो गया जब उसका छोटा भाई आ गया। तब माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्ज़ा हो गया। बालक विश्वनाथ ने अपना कब्ज़ा छोड़ने से इनकार कर दिया। और जब
छोटे भाई मतलब कि तब माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्ज़ा हो गया था। बालक जो हैं विश्वनाथ, उन्होंने अपना कब्ज़ा छोड़ने से इनकार कर दिया। अब माँ की चालाकी से स्तनों, यानी कि जो उनकी माँ थी वो चालाकी से स्तनों पर उपटन का लेप करके बालक विश्वनाथ को दूध पिलाने लग जाती थी। इसे कसेले स्वाद से बालक चीख पड़ा, तुम्हारा दूध खराब है, हम इसे नहीं पीते। घर वाले तो यही चाहते थे। छोटा भाई खुश होकर माँ का दूध पीता और विश्वनाथ गाय का बेस्वाद दूध। बालक विश्वनाथ का पालन पोषण पड़ोस की जो कसेरिन दाई थी उन्होंने किया था। उसके साथ लेटे लेटे वे चांद को देखते रहते थे। फूलों की बात कमल, कोया, हर सिंगार की हो रही थी। ऐसे कितने ही फूल थे जिनके फूलों की चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती, और वे असली फूल तोरई, लौकी, भिंडी, भड़कटैया, इमली, अमरूद, कंदन, कदम्ब, बैंगन, कासीफल, शरीफा, आम के बोर, कटहल, बेल, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल, कदम्ब के फूल से पेड़ा लदबदा जाता था। खेतों में सरसों के जो फूल हैं उनकी तेलयुक्त गंध तैरती है। विश्वनाथ के गांव में एक फल बहुत होता है, भरबंडा, उसे ही सत्यानाशी कहा जाता था। इसका नाम चाहे जैसा हो, पर इसकी सुंदरता में कोई जवाब नहीं था। फूल पीली तितली जैसा, आंखें दुखने पर माँ उसका दूध आँख में लगाती। धान, गेहूँ जो के भी फूल होते हैं, जीरे की जो शक्ल में भुट्टे का फूल होता है। घास पत्तों से भरी मेड़ों पर, जब मैदानों में, तालाब की भीटों पर तरह तरह के सांप मिलते थे। जो डोंडहा और मस्गिदवा है वो विष रहित सांप थे, ठीक है। डोडहा को मारा नहीं जाता था। धामिन भी विष रहित है। सबसे खतरनाक होता है गौवन होता है, जिसे गांव में फटारा कहा जाता था। ये बड़ा खतरनाक होता है। इसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाकर मरता है। इसके बाद भटीहा आता है। इसके 2 मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सांप से भी डर भी लगता था और उनकी प्रतीक्षा भी की जाती थी। बिच्छू के काटने से दर्द तो बहुत होता था, पर उसे कोई मारता ना था। गुड़हल का फूल देवी का फूल था। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते थे, यानी कि चेचक की दवाई के लिए काम आते थे। फूल बेर के भी होते हैं और इनकी गंध मादक होती है। गर्मी के दिनों में सबको सोता देखकर लेखक जो हैं वो चुपके से घर से निकल जाते थे। लू से बचने के लिए माँ धोती या कमीज़ में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। लू लगने की दवा थी आम का पन्ना। कच्चे आम की हरी गंध पकने से पहले जामुन खाना, तोड़ना, ये गर्मी की बहार थी। कटहल गर्मी का फल और तरकरी दोनों है। वर्षा एकाएक नहीं आती थी। पहले बादल घिरते, गड़गड़ाहट होती थी। पहली वर्षा में नहाने के बाद दाँत, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाते थे। फिर गंदगी, कीचड़ जलाने की लकड़ी पहले जमा करनी पड़ती थी। चारों ओर पानी भर जाता था। जाड़े की जो धूप और चैत की जो चांदनी है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता था। रंगक ने विस्फाहर की औरत जो थी वो पहले बार बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ उन्होंने देखा था। विश्वनाथ की उम्र उससे काफ़ी कम है, शायद 10 वर्ष कम। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई, चांदी के रूप में लगी, उन्हें पसंद आ गई थी। विश्वनाथ जो है आजीवन उससे शर्माते रहे। उसकी शादी जो है वो विस्कोहर में हुई। विश्वनाथ मान ही नहीं सकते थे कि विस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है और विस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कहीं और की औरत हो सकती है। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का जो रंग है वो हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का सा लगता था। नारी शरीर से उन्हें विस्कोहर की ही फसलों की गंध आती है। तालाब की जो चिकनी मिट्टी की गंध है, गेहूँ, भट्टा, खीरा की गंध है, या पुआल की होती थी, क्योंकि वहाँ की औरतें वहाँ पर रहती थी तो उस वजह से, या काम भी करती थी कई बार। आम के बाग में आम्र मंजरी बोर की पलट मारती हुई गंध तो साक्षात रति गंध होती है। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते। वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक ठुमरी गाई है, अब तो आओ साजन सुने अकेले में, या याद करें इस ठुमरी को तो रुलाई आती है। और वही औरत इसमें व्याकुल नजर आती है। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है। घने काले जो केश हैं वो संवारे हुए हैं। आँखों में व्यथा है। वह सिर्फ इंतज़ार करती है, ठीक है। वह सिर्फ इंतज़ार करती है। नृत्य, संगीत, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र, अर्थात हर कला रूप में वह मौजूद है। लेखक विश्वनाथ के लिए हर दुख सुख से जोड़ने की सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ गया है।